हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तिरुपति अकेडमी। तिरुपति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी से कहा गया था कि जो बच्चे भी अभी 12th में हैं या फिर जो 10th में हैं, उन सभी का बोर्ड होने वाला है और उन लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। यानी कि हम लोगों ने ये कहा था कि आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लाइक साइंस की बात किया जाए और मैथ की बात किया जाए फॉर क्लास 10th एंड 12th के लिए PCM के जो हो गए हैं सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे कोर्सेज का हर एक चैप्टर्स का हम आपके लिए वीडियोस लाएंगे और जितना कम से कम टाइम हो सके उतने कम टाइम में हम आप लोगों को एक चैप्टर कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक वीडियो में आप लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। राजीव भैया ने आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया भी है जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखें, क्योंकि 1 आवर्स में आप लोगों का एक चैप्टर्स हो रहा है। सोचो यार, मतलब आप लोगों ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन लास्ट टाइम में आपने जो है सिर्फ 1 आवर दिया और 1 आवर में आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर्स है। अगर आप उसे कर लेते हो, ईजी भी है, उसका कंसेप्ट ईजी है, फॉर्मूले में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो कि आपने 10th में किया था। 12th में काफ़ी ईजी फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे अगर आप कर लेते हो तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे वीडियो तो जाकर जरूर देखो, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हम केमिस्ट्री का। अभी प्लानिंग इस टाइप का है कि हमने सोचा है कि अभी जो पहले आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का पार्ट 2 लाए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि केमिस्ट्री का पार्ट 2 जो होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर बोर्ड पर्पस, ठीक है। बोर्ड के हिसाब से जो है केमिस्ट्री का पार्ट 2 या किसी भी सब्जेक्ट का पार्ट 2 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं उसी में से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अभी हमने यही सोचा है कि अभी पहले प्लान करते हैं पार्ट 2 का। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है इस वीडियो से, और इस वीडियो में आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर यानी कि हेलो एल्केन हेलो एल्कीन्स करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, और उसके बाद कोई डाउट्स बचेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, ठीक है, और हम लोग आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो फिर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को कहा है कि आज हम हेलो एल्केन एंड हेलो अरेंज करेंगे, ठीक है। तो फिर हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताना चाहेंगे कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हमारा फेस नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं यार, अभी काम चला लो, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसे से आएगा कुछ हो पाएगा तो हम ट्राई करेंगे कि आगे जो भी पढ़ाए है वो फेस के साथ आए, ठीक है। तो अभी के लिए काम चला लो, ठीक है। तो ये ना हमारा चैप्टर्स है, जो कि हमारा चैप्टर्स 10 है वैसे तो, और केमिस्ट्री के पार्ट 2 का चैप्टर्स फर्स्ट है जो है अपना हेलो एल्केन एंड हेलो अरेंज, ठीक है। तो इसमें से ये अपना नोट्स है, इसमें से मैं आपको समझाते जाऊंगा, और जो डाउट्स रहेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसको मैं आपको इसमें रफ कॉपी में भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि आज 24 दिसंबर 2020 है और हमारे चैप्टर जो है वो हेलो एल्केन एंड हेलो अरेंज है एंड बाय हरीश सर, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेलो एल्केन्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको आगे चैप्टर्स में भी काम आएगा, वो है आपका अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड होता क्या है, तो एज द नेम से जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है। अल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं, कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप कहते हैं, लाइक CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सारे हमारे अल्काइल ग्रुप हो गया, जो कि आप लोगों ने 10th क्लास में फॉर्मूला भी उसका पढ़ा होगा। CnH2n+1 का फॉर्मूला होता है, ठीक है। CnH2n+1 का फॉर्मूला होता है। अगर आपका कार्बन 1 होगा तो क्या होगा, C1H3 यानी कि जिसे हम कहते हैं CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया। ये सारे आपके एग्जाम्पल है अल्काइल ग्रुप्स के, ठीक है। तो अल्काइल का फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया है, तो अल्काइल ग्रुप पता चल गया आप लोगों को। अब बात करते हैं हैलाइड। तो हैलाइड आप लोग जानते ही हो कि हैलाइड जो वर्ड आया है वो हेलोजन से आया है, यानी कि हेलोजन ग्रुप हो गया, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सारे जो एलिमेंट्स हो गए ये आपका हेलोजन में आता है, यानी कि हैलाइड हो गया। यानी कि बेसिकली अल्काइल हैलाइड होता क्या, तो अल्काइल हैलाइड वो होता है कि जब भी किसी अल्काइल ग्रुप में हेलोजन अटैच हो जाएगा तो उसे हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं, जिसका एक दूसरा नाम हेलो एल्केन भी होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अल्काइल हैलाइड आर फॉर्म्ड व्हेन द हेलोजन एटम इज अटैच विद अल्काइल ग्रुप। अल्काइल हैलाइड कब बनेगा, अल्काइल हैलाइड तब बनेगा जब हेलोजन एटम अटैच होगा, किससे, अल्काइल ग्रुप से होगा। फॉर्मूला क्या हमारा CnH2n+1 है। अब जानते हैं आप लोग कि CnH2n+1 जो होता है वो अल्काइल ग्रुप का होता है और X जो है हेलोजन का रिप्रेजेंट करता है, यानी कि CnH2n+1 X जो हमारा अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे तो हमने ये ले लिया गया, यानी कि RCH2X हो गया, ठीक है, यानी कि ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, अल्काइल ग्रुप हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है,
और एक कार्बन है, ठीक है। चाहे तो हम तीनों हाइड्रोजन ले सकते थे या फिर तीनों कार्बन ले सकते थे, ठीक है। उसके साथ हमारा हेलोजन अटैच हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एग्जांपल ऑफ एल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा आप लोगों को वो ये है कि आप लोगों को जानना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। तो प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, टर्सरी कौन से होते हैं। और प्राइमरी का जो हाइब्रिडेशन होता है वो आपका sp होता है, सेकेंडरी का sp2 होता है और टर्सरी का sp3 होता है, ठीक है। तो हम किस तरीके से पहचानेंगे, तो प्राइमरी में आप लोगों का 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन अटैच होगा। तो जब 2 हाइड्रोजन अटैच होगा तो उसे हम प्राइमरी कहेंगे। जब आप लोगों का 1 हाइड्रोजन अटैच होगा तो सेकेंडरी कहेंगे। और जब आप लोगों का एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे टर्सरी कहेंगे। तो आप लोग समझ गए हो, जहाँ पे भी आप देखोगे कि जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो 2 होंगे तो उसे हम प्राइमरी, 1 होगा तो सेकेंडरी और 1 भी नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे टर्सरी, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है आर हमारा क्या है, आर हमारा CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, एल्काइल ग्रुप है। तो अब नेक्स्ट की बात हम करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो एलाइलिक हैलाइड है। तो एलाइलिक हैलाइड होता क्या है, तो सबसे पहले आप लोग देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है एलाइलिक हैलाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द हैलोजन एटम इज अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड दैट कार्बन एटम अटैच विद अदर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, ठीक है। तो क्या समझ में आया, कि समझ में यही आया कि एलाइलिक हैलाइड आपका तब बनेगा जब हैलोजन एटम अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से और वो कार्बन एटम अटैच होगा डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से, ठीक है। तो ये आपका ये था एग्जांपल, देखोगे तो और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को कहा गया था कि व्हेन दी हेलोजन एटम, ये क्या है, X आपका हेलोजन एटम है, इज अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कौन से होते हैं, जो कि प्राइमरी होते हैं। प्राइमरी में कितने हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, ठीक है। चाहे तो आप वहां से ही पता कर सकते हैं कि जिसपे 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होगा वो प्राइमरी होगा, ठीक है। जिसपे 1 हाइड्रोजन एटम अटैच होगा वो सेकेंडरी होगा और जिसपे 1 भी नहीं होगा उसे हम टर्सरी कहेंगे। एक ये चीज रूल होता है। और अगर दूसरा रूल हम देखेंगे तो ये देखेंगे, देखो यार जो sp3 होगा ना वो हमेशा आपका 4 बॉन्ड बनाएगा। देखो एक हेलोजन के साथ बनाया, एक ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के बीच में, ठीक है। तो ये आपका 4 बनाया। तो जब भी 4 बॉन्ड बनता है तो उसे हम कहते हैं टर्सरी कहते हैं। और अगर इसका आप देखो तो कितना बना है, 1 2 और डबल बॉन्ड को 1 गिनेंगे तो 3। तो जब 3 बनता है तो उसे हम सेकेंडरी कहते हैं और जब 2 बनता है तो उसे हम प्राइमरी कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा है कि व्हेन दी हेलोजन एटम इज अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, हेलोजन एटम अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ और वो कार्बन एटम किसके अटैच है, वो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच है, यानी कि C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C उसके ऊपर हेलोजन एटम, ठीक है। और बाकी हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि व्हेन दी हेलोजन एटम इज अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड दैट कार्बन एटम अटैच विद द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि हमारा बेंजाइलिक हैलाइड है, ठीक है। तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो बेंजाइलिक हैलाइड आर फॉर्म्ड व्हेन दी हेलोजन एटम इज अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड दैट कार्बन एटम अटैच विद बेंजीन रिंग और एरोमेटिक रिंग भी कहते हैं बेंजीन रिंग को, ठीक है। तो बेसिकली क्या समझ में आया, एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। वो ये है कि जब भी हेलोजन एटम अटैच होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, ठीक है। sp3 के साथ है अटैच क्योंकि 1 2 3 4 है, ठीक है। यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या फिर ये प्राइमरी है क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। यानी कि हेलोजन एटम इज अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड दैट कार्बन एटम अटैच विद एरोमेटिक रिंग, ठीक है, या फिर बेंजीन रिंग, ठीक है। तो जब भी हेलोजन एटम आपका अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ और वो कार्बन एटम अटैच होगा डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ तो उसे हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। लास्ट चलते हैं हम विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड की बात कर लेते हैं। तो हमारा विनाइलिक हैलाइड क्या है, तो लिखा हुआ है आपका कि विनाइलिक हैलाइड आर फॉर्म्ड व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड दैट कार्बन एटम फॉर्म डबल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, ठीक है। तो इस केस में क्या आप लोगों का, इस केस में पहली बात तो ये है कि जो हेलोजन एटम अटैच होगा वो sp3 के साथ नहीं अटैच होगा, sp2 के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो देखो कैसे, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये हेलोजन एटम है और ये जो है इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो 3 बॉन्ड बना रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड को हम 1 गिनते हैं तो 3 हो गए। तो जब भी 3 बॉन्ड बनाता है यानी कि वो sp2 होता है या फिर एक हाइड्रोजन है यानी कि सेकेंडरी, और सेकेंडरी आपका हमेशा sp2 होता है, यानी कि ये मान लोगे कि हेलोजन जो है sp2 के साथ अटैच है और ये कार्बन जो है ये कार्बन खुद डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, यानी कि किसी के साथ अटैच नहीं है, ये खुद डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसे को कहते हैं हम विनाइलिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं अगर चाहें तो
तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम एराइल हैलाइड, ठीक है। तो एराइल हैलाइड क्या होता है, तो देखो एराइल हैलाइड आर फॉर्म व्हेन द हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग और एरोमेटिक रिंग, ठीक है। यानी इसमें ये कहा गया है कि जो आपका बेंजीन रिंग है, यानी कि बेसिकली जो आपका हैलोजन है वो हैलोजन किसके साथ अटैच होगा, तो आपका डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। यानी कि जब हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ, उसे हम कहेंगे एराइल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम जेमिनल हैलाइड की। तो जेमिनल हैलाइड क्या है, व्हेन द हैलोजन एटम इज अटैच विद सेम कार्बन एटम देन जेमिनल हैलाइड आर फॉर्म, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, जेम हैलाइड होता है। यानी कि क्या हमने देखा, ये देखा कि हैलोजन एटम जो है आपका वो सेम कार्बन के साथ अटैच होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये हैलोजन है, क्लोरीन है, और ये भी क्लोरीन है, हैलोजन है। यानी कि देखो ये हैलोजन और ये हैलोजन क्या है, सेम कार्बन के साथ अटैच है, अलग कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो ऐसे को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जेमिनल हैलाइड कहते हैं, जिसका नाम होता है जेम हैलाइड कहते हैं, ठीक है। कॉमन नेम जो होगा आपका जेम हैलाइड होगा। अगर IPSC नेम की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा कि 1,1 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि विसिनल हैलाइड का क्या होता है। तो विसिनल हैलाइड का वैसे यहाँ पे नील लिखाया है क्योंकि ये छूट गया था, ठीक है। तो इसमें विसिनल हैलाइड क्या होता है, तो सेम बात है जैसे कि हमने उसमें बात किया कि उसमें क्या था हमारा कि सेम कार्बन के साथ अटैच था हैलोजन एटम, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेम के साथ अटैच नहीं होता, एडजेसेंट के साथ अटैच होता है। यानी कि एडजेसेंट मतलब एक के साथ अटैच है तो अगले वाले के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि व्हेन द हैलोजन एटम इज अटैच विद एडजेसेंट कार्बन एटम देन विसिनल हैलाइड आर फॉर्म। उसका नाम क्या होगा, विक हैलाइड होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हो कि आपका जो हैलोजन है, ठीक है, ये हैलोजन है, ये हैलोजन है, ये सेम के साथ अटैच नहीं है, ये इसके साथ अटैच है, तो ये वाला इसके साथ अटैच है, ठीक है। तो एडजेसेंट के साथ अटैच है तो इसे हम कहेंगे विसिनल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। तो इस वाले का नाम जो होगा आपका विक हैलाइड होगा, ठीक है। ये जेम हैलाइड जो लिखा हुआ है ये आप लोगों का इसका है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो अपना सेकंड पार्ट है उसमें आप लोगों को रटाफिकेशन ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आप लोगों को सब कुछ रटने के लिए नहीं कहूँगा। जो प्रिपरेशन होती है वो आपको रटना पड़ता है भले ही, ठीक है, लेकिन बाकी हर एक चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई CX बॉन्ड है क्या। तो CX बॉन्ड वही है कि भाई कार्बन पर जब हैलोजन अटैच होगा तो उसे हम कहेंगे CX बॉन्ड, ठीक है। कार्बन हैलोजन जब अटैच होगा तो उसे हम CX बॉन्ड कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि सिंस हैलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि कार्बन एटम और हैलोजन एटम में से जो होता है वो हैलोजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम घटती है और लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा आप लोगों का हैलोजन एटम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन एटम, ठीक है। यानी कि अब बात करेंगे, यानी कि सो द कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज। पोलराइज का मतलब क्या होता है, तो पोलराइज का मतलब ये होता है कि भाई अपना अपना चार्ज लेकर के जाएगा, ठीक है ना, कि हैलोजन जो है वो अपना चार्ज लेके जाएगा और कार्बन जो है वो अपना चार्ज लेके जाएगा। ड्यू टू दिस कार्बन कंटेन पार्शियल पॉजिटिव एंड हैलोजन कंटेन पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जैसे कि आप लोगों को बताइए कि हैलोजन एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है या फिर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने पास नेगेटिव चार्ज लेके जाता है और दूसरे के पास जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे क्या है, CX बॉन्ड है, तो हैलोजन एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेके जाएगा, बिल्कुल पार्शियल नेगेटिव लेके जाएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आया, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे तो इसे आप लोगों को रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर रियलिटी बात करें तो मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ, और देखो रटना भी है ना तो यह एक वे होता है, तरीका होता है। डायरेक्ट रटोगे तो नहीं रटा जाता है, ठीक है ना। अब सोचो यार, तुम किसी का नाम जो है, किसी का नाम कितना भी अजीब क्यों ना होता है, तुम रटते होगा नहीं ना, वो बार बार प्रैक्टिस करते करते बोलते बोलते अपने आप हैबिट हो जाता है और आप कितना भी अजीब नाम बोल लेते हो, ठीक है, चाहे लौरिया ही क्यों ना हो, ठीक है। तो चलिए यार, ठीक है, हम समझते हैं। तो फ्रॉम एल्कोहल से हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो है फ्रॉम एल्कोहल है। तो फ्रॉम एल्कोहल में क्या है आपका, देखो ROH, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH होता है, जैसे C2H5OH होता है, कि अल्काइल ग्रुप है हमारा R, ठीक है। तो ROH हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। ROH को हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, एंड कैटेस होगा हमारा ZnCl2, तो हमारा बनेगा RCl प्लस H2। RCl हमारा क्या है, हेलो अल्केन है, ठीक है। तो हमें बनाना क्या है, हेलो अल्केन ही बनाना है हमें, अल्काइल हैलाइड ही बनाना है हमें, ठीक है। तो पहला आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड हमारा, पहले हमने बात किया कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन किससे था, फ्रॉम अल्कोहल से था, यानी कि अल्कोहल तो हम बार बार लेंगे। तो सेकंड में हमारा क्या है, अल्कोहल ले लिया हमने ROH को हमने लिया है किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, NaBr के साथ, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, हमारा एसिड होगा। तो ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 हमें देगा RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2। हमारा RBr क्या हमारा मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारा वो हेलो अल्केन है, अल्काइल हैलाइड, और बाकी हमारा साइड प्रोडक्ट है जिसे हम बाई प्रोडक्ट भी कहते हैं। जो हमारा
सी है वो हमारा है ROH को हम PX3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है हमारा RH प्लस H3PO3। देखो जब भी PX3 होगा, ठीक है, PCl3 हो, PBr3 हो, PF3 हो, कुछ भी हो, उसके साथ किसी का भी रिएक्शन होता है ना तो आप लोग का H3PO3 पक्का देगा। तो इससे आप लोगों को रट लेना है, ये आपका देगा ही देगा, ठीक है ना। और बाकी अलग से जो चीज़ देगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में भी हमारा क्या है, ROH लेंगे अल्कोहल, उसको हम PCl5 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ हमारा कैटलिस्ट कोई सा भी नहीं होता है, नॉर्मल कैटलिस्ट हम हीट करते हैं तो उसको नहीं लोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो हमें देगा क्या, हमें देगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl देगा, ठीक है। RCl हमारा क्या है, हेलो अल्केन है, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट। और POCl3 आप लोगों को रटना, देखो जब भी PCl5 का रिएक्शन होता है तो उस केस में POCl3 पक्का निकलता है। H3PO3 निकलता है कब, जब PCl3 का रिएक्शन होता है, और POCl3 निकलता है कब, जब आप लोगों का PCl5 का रिएक्शन होता है। तो ये आप लोगों को रटना है। जो हमारा ई वाला यानी कि फिफ्थ वाला जो है हमारा, वो क्या हमारा ROH लेते हैं अल्कोहल, उसको हम रेड फॉस्फोरस, ठीक है। रेड फॉस्फोरस आप लोग नहीं जानते होंगे, भी फिलहाल रट लो, जब मैं फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाऊंगा तब मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि वहाँ पे हमारा फॉस्फोरस 3 टाइप के होते हैं, रेड फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस होता है, ब्लैक फॉस्फोरस होता है। अभी के लिए फिलहाल रट लो। तो हमारा क्या है कि भाई रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ X2 लेंगे, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट देगा RH देगा, यानी कि हेलो अल्केन देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो हमारा ROH को हम SOCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें देगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो यानी कि ये आप लोगों को रटना है, ठीक है। जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन था, जिसमें से पहला था हमारा फ्रॉम हेलो अल्केन, उसके हमारे 6 थे, ठीक है। तो 6 के 6 हमने देख लिया, ये आप लोग समझ लेना। अब जो इसका दूसरा है वो आपका है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हम हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे, तो आप लोग हाइड्रोकार्बन कोई सा भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है ब्यूटेन लिया है, लेकिन आप कोई सा भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ब्यूटेन लिया है, ब्यूटेन को मैंने Cl2 दिया है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, UV लाइट के प्रेजेंस में, और मैंने हल्का से हीट किया। तो हीट करने के बाद मेरा क्या बना, तो हीट करने के बाद मेरा बना, एक तो हमारा क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन बना, और दूसरा मेरा बना है 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो ये आपका बनेगा। तो बेसिकली हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन हो या फिर 2 क्लोरोब्यूटेन हो, बेसिकली हमारा है क्या, ये हमारा है हेलो अल्केन है। अब जो हम थर्ड बात करेंगे तो हमारा फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये देखो यार, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये वाला पूछ लिया जाता है पेपर्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लेंगे बेंजीन पे CH3, जिसे हम कहते हैं टाउलिन कहते हैं। तो बेंजीन के ऊपर जब CH3 होगा उसको हम लेंगे, यानी कि टाउलिन को लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ X2, ठीक है। X2 के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। और हमारा आयरन होगा एज ए कैटलिस्ट और इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, ठीक है। लाइट में हम नहीं रिएक्शन करवाते हैं। तो हमें देगा क्या, तो देगा हमारा O हेलो टाउलिन और P हेलो टाउलिन, ठीक है। ऑर्थो पे हमारा हेलोजन लग जाएगा और पैरा पे लग जाएगा। अब देखो यार ऑर्थो पैरा होता क्या है, तो देखो मैंने यहाँ पे ये CH3 है, तो इसका अगला वाला ऑर्थो होता है, उसका अगला वाला मेटा होता है, उसका अगला वाला पैरा होता है। अगर यही मेरा यहाँ पे होता है CH3, तो ये वाला मेरा ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है, ठीक है। तो जो रिएक्शन जो होता है वो ज़्यादातर केसेस में ऑर्थो और पैरा वाला ही बनता है, मेटा वाला नहीं बनता है। वो हम बात करेंगे क्यों नहीं बनता आगे, ठीक है। अब यार ये आप लोग नोट बना देना। नोट में क्या है कि भाई फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मैटर बिकॉज फ्लोरीन हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ठीक है। तो फ्लोरीन को हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन उसमें नहीं करवाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, तो उसको वो सब्सटीट्यूट ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि ये क्या था, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन था, यानी कि इस केस में हम सब्सटीट्यूट करते थे। तो जो आपका फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए उसका रिएक्शन नहीं हो पाता है। अब हम फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ हमारा सेन-बियर रिएक्शन। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है VBI, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोग तो मतलब कहते हैं कि मतलब इसे आप निगल लो, ठीक है ना, बिल्कुल निगल लो। ये तो आप लोगों को बिल्कुल निकल लेना है, बार बार पूछा जाता है, ये कंफर्म आएगा, 100% आएगा, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग रट लो, ठीक है। मैं धांसू सर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो आप समझ लो, ठीक है ना। इसलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे एनिलीन लेंगे। एनिलीन क्या हमारा, तो बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगेगा तो हम एनिलीन कहते हैं। हमने इससे पहले देखा था बेंजीन के ऊपर CH3 लगाए थे तो टाउलिन था। अब ये हमारा बेंजीन के ऊपर NH2 तो उसे हम कहते हैं एनिलीन कहते हैं, ठीक है। तो एनिलीन लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HX होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन हेलाइड है, ठीक है। ये हमारा हेलोजन वाला है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो था वो लो टेम्परेचर में होता है, ठीक है, यानी कि 273 से लेके 278 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस लेके 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा बनता क्या है, तो बेंजीन के ऊपर N2 प्लस X माइनस, जिसे हम कहते हैं BDS, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट।
यानी कि हमारा क्या बन गया, BDS बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और उसके आगे हम फिर BDS को हम लेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को लेंगे, उसके बाद CU2H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं हम, तो हमारा देगा बेंजीन पे X प्लस N2 हमारा साइड प्रोडक्ट होगा। तो बेंजीन पे X हमारा क्या है, RX है, और RX हमारा क्या था, हेलो एल्केन था, यानी कि एल्काइल हैलाइड था। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं B वाला। तो B वाला में भी कुछ भी नहीं है, देखो बार बार जो आप रिएक्शन देखोगे उसमें आपका जो ये सैनमियर रिएक्शंस होगा उसमें से आपका BDS तक जो होता है वो सेम रहता है, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना लोगे, फिर उसके अलग अलग कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवा करके हम मेन प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा CU2H2 के साथ रिएक्ट करवा करके हमने हेलो एल्केन बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमने KI के साथ रिएक्ट करवा करके बेंजीन पे I बनाया। ठीक है, RI भी क्या है, एक आपका हेलो एल्केन ही है। ठीक है, तो आगे आप देखोगे कि यहाँ तक BDS तो सेम होगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट चेंज होकर आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर H2O लेंगे और वार्म करते हैं तो हमारा देगा बेंजीन पे OS, जो कि हमारा क्या है, फिनॉल है। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें से जो है फिनॉल के प्रिपरेशन भी वही होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों कि ये जो आपका है सैनमियर रिएक्शन अर्थात BDS बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये आप लोग निगल लो, पक्का आएगा। अब हम बात करेंगे फिफ्थ मेथड की, जिससे हम हेलो अल्केन बनाएंगे, यानी कि अल्काइल बनाएंगे। तो हमारा क्या, अल्कीन। तो अब अल्कीन से बनाएंगे तो अल्कीन में क्या है हमारा, सबसे पहले कोई सा भी आप अल्कीन ले लेना। मैंने यहाँ पे इथीन लिया है, तो इथीन को मैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ मैं रिएक्ट करवाऊंगा, तो बनेगा क्या हमारा, इस यहाँ पे जो है एक जगह हमारा हेलोजन लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लग गया, तो बेसिकली क्या है हमारा ये RX जो कि हमारा क्या है, हेलो अल्केन है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नीचे मैंने कुछ नहीं किया, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, प्रोप1इन लिया। ठीक है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो, बट बेसिकली यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोप1इन लिया मैंने, HX किया है। ठीक है, तो बेसिकली जो हेलोजन है वो तुम्हारा कहाँ का लग सकता है, तो यहाँ पे तुम्हारा लग सकता है। ठीक है, और अगले केस में तुम्हारा यहाँ पे भी लग सकता है ना, क्योंकि इस पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये और ये आपका दोनों बना है इस केस में। इसी के अंदर बी पार्ट है, तो बी पार्ट में आप लोगों को क्या करना है कि भाई सिर्फ हेलोजन से, ठीक है, यानी कि उसमें हमने लिया था हाइड्रोजन हैलाइड लिया था, यानी कि HX लिया था, यहाँ पे सिर्फ हम हेलोजन लेंगे। तो फिर सेम हमारा एल्किन लिया हमने, Br2 लिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारा क्या देगा, ये Br ये Br। ठीक है, यानी कि अलग अलग कार्बन के ऊपर Br लग जाएगा, जिसे हम विसिनल हैलाइड भी कहते हैं, विक हैलाइड हमने कहा था, बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो अब जो अगला मेथड हमारा वो है हमारा फिंकरस्टन रिएक्शन। तो फिंकरस्टन रिएक्शन क्या है, तो इस केस में हम क्या लेते हैं कि RX ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने हेलो एल्केन लिया ही है, हेलो एल्केन लेंगे हम, RX लेंगे, उसको हम NaI के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो हमारा देगा RI प्लस NaX। ठीक है, और X हमारा क्लोरीन ब्रोमीन होगा। अब आप लोग बोलोगे यार कि मेरा यहाँ पे जो है RX तो ऑलरेडी है, यानी कि हेलो एल्केन तो है ही, तो मैं क्यों करवा रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो मेथड है आप लोग का उस केस में यूज़ किया जाता है जब आप लोगों को RI बनाना चाहते हो आप लोग, या जब क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि भाई आप लोग RI बनाओ। ठीक है, यानी कि आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाओ, यानी कि जब RCl या RBl लोगे तो उससे आप RI बना सकते हो। ठीक है, मैकेनिज्म ये वाला काम आता है। अगला मैटर है मेरा स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन आप लोगों का सातवां मैटर है, जिसके वजह से आप लोग हेलो एल्केन बना पाते हो। तो इसमें आप क्या लोगे, CH3Br लोगे। ठीक है, इसको जब AgF के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा CH3F प्लस AgBr देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आप लोग का स्टेबिलिटी के लिए है, ये जो हमने 7वां और 8वां बात किया, यानी कि फिंकरस्टन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये आप लोग का बेसिकली उसके अंदर नहीं आता। यानी कि आप लोग अगर बात करो तो यानी कि 5 मैटर है जिसकी वजह से आप लोग बना सकते हो हेलो एल्केन। 5 तरीके थे जिसकी वजह से हम लोग हेलो एल्केन बना पाते हैं। ठीक है, 5 तरीके होते हैं। ठीक है, यानी कि पहला जो है आप लोग फ्रॉम अल्कोहल से करते हो। ठीक है, ये आप लोग का पहला हो गया, जिसके अंदर 6 आते हैं। उसके बाद आप लोग का हो गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा जो आप लोग का मेथड है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तीसरा आप लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और चौथा आप लोग का है सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो जो है चौथा आप लोगों का सैंडमेयर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बताया है। और 5वां और जो आखिरी है वो बेसिकली अपना क्या है हमारा कि फ्रॉम अल्कीन से हम बनाना सीखे हैं कि हेलो अल्केन कैसे बनाएंगे। और उसके बाद का जो हमने रिएक्शंस देखा था, यानी कि फिंकरस्टन रिएक्शन या फिर स्वार्ट्ज रिएक्शन, वो हमारा इसके अंदर नहीं आता है। बेसिकली देखो इसको इसके अंदर डाल दिया गया, यानी कि स्टेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, यानी कि RCl या RBr से आप लोग RI बनाना चाहते हो। ठीक है, जो कि हम लोगों ने देखा था फिंकरस्टन रिएक्शंस में। ठीक है ना, या फिर आप लोग जो है RBI से आप लोग RF बनाना चाहते हो, जो कि हमने देखा था स्वार्ट्ज रिएक्शन में। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं बेसिकली। ठीक है, तो 5 तरीके हैं, 5 मैटर, इससे आप लोगों को रट लेना है। इसके अलावा इस चैप्टर्स में कुछ भी नहीं रटना है। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं रटवाऊंगा आप लोगों को, बस बाकी सब चीज़ समझाऊंगा। और आई होप ये जो 5 तरीके बताए ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो यार देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोई भी अगर हम चैप्टर्स करेंगे, ठीक है, ये हमारा बेस है, ये समझ में आ जाएगा ना आप लोगों को, तो आगे हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो भी हमारे, जैसे कि हमारा अगला चैप्टर होगा, हमारा क्या होगा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि इन दोनों की प्रिपरेशंस क्या होती है, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इन लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी कि ये किस किसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो सेम केस यहाँ पे है, ये आप लोगों का बेस है, बेसिक है। आप लोगों ने देख लिया कि पहले हमने बात की कि भाई हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स किसे कहते हैं। उसके बाद हमने बात किया कि आप लोगों का ये इन सब का प्रिपरेशन कैसे है, कैसे प्रिपेयर करते हैं हम इन लोगों का। और उसके बाद हम बात करेंगे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आप लोग का आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, देखो यार बाहर से थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा यार, तो उसको थोड़ा सा कर लेना, उतने मतलब नहीं है, धीरे धीरे हम लोग मैनेज करेंगे। तो चलो समझते हैं। तो पहला हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट आप लोग जानते हो कि एक ऐसा पॉइंट जिसपे हम किसी भी चीज़ को बॉयल करते हैं, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ की हम बात कर सकते हैं। अगर यहाँ बात करें तो हम हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स को हम बॉयल करेंगे जिस टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टॉप टू बॉटम बढ़ता है, और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टॉप टू बॉटम बढ़ता है, ठीक है। तो पहले मैं समझा देता हूँ कि क्यों बढ़ता है। तो यार देखो, जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो उस केस में साइज बढ़ता है। अब सवाल उठता है कि साइज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज घटता है। अब ये मत पूछना कि न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज क्यों घटता है, ठीक है ना, क्योंकि इतना तो नहीं है कि इतना पीछे चले जाए, ठीक है। तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज घटता है, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है कि रेडियस बढ़ता है, और रेडियस की वजह से साइज बढ़ता है। अब तुम ही बताओ यार कि मान लो कि अगर मेरे पास बात कर लेते हैं कि यार एक ये पेन है, ठीक है, मेरे पास एक ये पेन है और एक मेरे पास ये क्या है, उसका कवर है, ठीक है, उसका कैप है। तो अगर मैं बात करूं कि इस पेन को अगर मुझे बॉयल करना है और इसको मुझे बॉयल करना है, इस कैप को, तो दोनों में से टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा। जेन्युइन बात है कि आप लोग इसका बोलोगे, है ना, ऑब्वियस बात, इतना तो समझदार हो गई है ना। तो इसका होगा, क्यों, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो बेसिकली जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जिसका साइज बड़ा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो बेसिकली जो अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम हमारा क्या होगा, साइज बढ़ेगा। तो साइज बढ़ेगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नोट्स में मैंने क्या लिखवाया है। तो देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर, ठीक है। पोलर का मतलब आप समझ चुके हो कि अपना अपना चार्ज ले लेता है, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हेलोजन एटम, इसीलिए। तो अपन ने बात किया कि भाई मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर मासेस एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखो यार कि जैसे ही आप लोगों का अलग अलग था, हेलोजन अलग था, ठीक है, और तो आप लोगों का कार्बन अलग था, ठीक है। तो उसका कुछ होगा भाई, पोलैरिटी होगा। जैसे ही वो कंबाइंड हुआ तो हेलोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो पकड़ के रख लिया। इसकी वजह से उसकी क्या हो गया कि आप लोगों का उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, क्योंकि दोनों का कंबाइन हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रांग इन द हेलोजन, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि जो आपका हेलोजन कंपाउंड है वो पोलर होता है, और पोलैरिटी के कारण, ठीक है, इसके मॉलिक्यूलर मासेस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। पेरेंट की बात किया जाए, अगर एग्जांपल बात किया जाए, एक कार्बन है, एक हेलोजन है, ठीक है। तो सबका अपना अपना था भाई मास था। अगर मैं कार्बन की बात किया जाए तो यानी कि 12 था, हेलोजन का 35.5 था। नहीं, जब कंबाइन हो गया यानी CH बनाया तो उसका एक मॉलिक्यूलर मास ज्यादा मास होगा, ठीक है। तो इसके वजह से इसका जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसे नोट्स भी कर सकते हो। अब नोट में आप लोगों को लिखवाया गया कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग बिकॉज द एरिया इज डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीजेस ऑफ एरिया वन आवर फोर्सेस इज ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये आप लोगों का क्या है, स्ट्रेट चेंज है, और उसके ये ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है, ब्रांचिंग हो रही है। तो स्ट्रेट चेंज का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है और ब्रांचिंग का कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग होता है, देखो ये ज़्यादा एरिया ले रखा था, ब्रांच हो गया तो कम एरिया हो गया। तो जैसे एरिया घटता है वैसे ही वंडरवाल फोर्सेस घट जाता है, जब वंडरवाल फोर्सेस घट जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि ए, बी और सी, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो ए का ज़्यादा होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, क्योंकि ए का जो था आप लोगों का ब्रांचिंग नहीं था, बी में ब्रांचिंग हुआ था और सी में और ज़्यादा ब्रांचिंग हुआ था। तो जैसे ब्रांचिंग बढ़ी आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट घट गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर
is greater than ortho and meta isomer, ठीक है, due to symmetry of para isomer that fits in crystal lattice as compared to ortho and meta isomer, ठीक है। तो जो आप लोग का पैरा आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा, क्योंकि जो आप लोग का पैरा आइसोमर जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है, सिमेट्री इन शेप होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये आप लोगों का ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जुड़ा हुआ है तो उसका पहला ऑर्थो होता है, फिर मेटा होता है, फिर पैरा होता है। तो ये आप लोगों का ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो तो ये आप लोगों का सिमेट्री है, ठीक है, यानी कि कहीं भी जा सकता है आराम से, ठीक है। तो ये आप लोगों का कहीं भी जा सकता है, कहीं भी किसी भी क्रिस्टल लैटिस में फिट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो पैरासोमर जो होता है वो आप लोगों का सिमेट्री होता है, इसीलिए जो होता है ये फिट हो जाता है। यही कारण है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आप लोगों का होता है पैरा का, फिर ऑर्थो का, फिर मेटा का। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो का होता है, फिर पैरा का, फिर मेटा का होता है। देखो अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सॉल्युबिलिटी मतलब होता है सॉल्युबल, कि वो कितना सॉल्युबल है, वो उसमें घुल सकता है कि नहीं घुल सकता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। तो हेलो एल्केन आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफ वी वांट टू डिसॉल्व हेलो एल्केन इन वाटर देन वी हैव रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि देखो जो आप लोग का हेलो एल्केन है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वाटर जो होता है H2O जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हेलो अल्केन को वाटर में अगर मिलाएं, ठीक है, सॉल्युबल करें, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ सके। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी जो है हेलो अल्केन का क्यों कम होता है। तो आप लोग समझ चुके हो कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन क्या होता है, प्रिपरेशन देख लियो, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लियो। तो अब बचता है रिएक्शन यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है, और ये हमारा लास्ट होता है। तो अब बात करेंगे हम रिएक्शंस का। इसमें भी आप लोग को रटना नहीं है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब कुछ। लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट रटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा आप लोग को जिस तरीके से, उसमें आप लोगों को रटाफिकेशन है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल रटाफिकेशन नहीं है, लेकिन आप लोग जो है पहली बात तो बहुत कम रटना पड़ेगा, और दूसरी बात एक और चीज़ होता है कि जब कुछ समझ लेते हैं ना तो वो रटना इजी होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, हर एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम बात करते हैं रिएक्शंस का। तो रिएक्शन जो होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है। हेलो एल्केन की बात करें तो पहला जो आप लोगों का है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सेकंड जो आप लोगों का एलिमिनेशन रिएक्शंस है, और थर्ड जो आप लोगों का रिएक्शन विद मेटल्स है। अब ऐसा मत सोचना कि भाई यहाँ पे लिखवा दिया है तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि अभी हम रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। इतना इजी भी नहीं है वो, लेकिन समझाएंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा तो काफी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है क्या? तो क्या लिखा गया है कि भाई इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्ट विद हेलो अल्केन हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन हेलोजन एटम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप लोग का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख रखे हैं यहाँ पे CX बॉन्ड। तो CX बॉन्ड क्या है हमारा? CX बॉन्ड में से जिसमें कार्बन और हेलोजन बनेगा वो हमारा CX बॉन्ड हो जाएगा। अब X के ऊपर क्या जाएगा? तो डेल्टा नेगेटिव जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आप लोग का X है वो हेलोजन एटम है, और हेलोजन एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो अपने ऊपर नेगेटिव लेके जाएगा, और कार्बन के ऊपर क्या बचेगा? डेल्टा पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो देखो न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? तो न्यूक्लियोफाइल से मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग सेंटर, न्यूक्लियस लविंग, प्यार प्यार करना, जानते हो प्यार तो बिल्कुल आप लोग जानोगे यार, 12th में क्यों नहीं जानोगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल्स हमारा क्या है? न्यूक्लियस लविंग सेंटर होता है। तो न्यूक्लियस लविंग सेंटर है जो न्यूक्लियस को लव करता है। अब न्यूक्लियस को लव कौन करेगा? देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस में चार्ज कौन सा होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, न्यूक्लियस में चार्जेस के लिए जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो नो चार्ज होता है, यानी कि बचता कौन है? प्रोटॉन बचता है। प्रोटॉन का चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का बेसिकली जो होगा वो चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो बेसिकली पॉजिटिव होगा नहीं, उसका पॉजिटिव वो लेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियस लविंग सेंटर, न्यूक्लियस को लव करेगा, यानी कि पॉजिटिव को लव करेगा। पॉजिटिव को लव करने के लिए क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा, बिल्कुल है ना, नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव को लव करेगा। पॉजिटिव लव करेगा तो लोग सच नहीं करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को, यानी कि इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे, न्यूक्लियोफाइल और CX बॉन्ड लेंगे, ये क्या करेगा? इसको तोड़ेगा, तोड़ करके क्या होगा? X को भगा देगा, X को भगाएगा तो बनेगा क्या? CNU बनेगा, प्लस X माइनस निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होगा। अब उससे के बाद जाके हम रिएक्शंस देखेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स के अंदर भी 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, ठीक।
तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो द ग्रुप हैव टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होता है। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, अब बात करेंगे हम Na और Cl। तो NaCl क्या बनता है? Na के साथ Cl बन गया, NaCl बन गया, यानी कि बेसिकली उसके पास क्या था? एक ही सेंटर्स था, एक सेंटर के पास Cl आया, लग गया, ठीक है। तो एक सेंटर्स वाले को बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे बात करेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जिसके पास दो सेंटर्स होता है, यानी कि दो साइड से लग सकता है। जिसमें हम पहला एग्जाम्पल है हमारा साइनाइड। तो साइनाइड का फॉर्मूला होता है Cn होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जानते होंगे, ठीक है। यानी कि Cn आप लोगों का हो गया साइनाइड, हो गया साइनाइड Cn है, ठीक है। अब जो Cn का जो स्ट्रक्चर होता है, एक केस में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है और दूसरे केस में C डबल बॉन्ड N होता है, ठीक है। तो C ट्रिपल N बॉन्ड, ठीक है, यानी कि जब C ट्रिपल बॉन्ड N होगा तो उस केस में कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, ठीक है। और जब C डबल बॉन्ड N होगा तो उस केस में N के ऊपर नेगेटिव आएगा। तो जिसके ऊपर नेगेटिव आता है उसके तरफ से अटैच होता है, यानी कि बेसिकली एक केस में क्या होगा, आपका कार्बन से लगेगा, दूसरे केस में क्या होगा, नाइट्रोजन से लगेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है। तो सबसे पहले जिसके आप लोग को बताया कि साइनाइड हैव टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स बिकॉज इट हैव टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और उसके नीचे लिखा गया कि लिंकिंग थ्रू द नाइट्रोजन फॉर्म्ड आइसोसाइनाइड एंड लिंकिंग टुवर्ड्स कार्बन एटम, जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, एल्काइल साइनाइड बनाएगा, ठीक है। यानी कि जब भी आप लोगों का कार्बन से जुड़ेगा कोई सा भी, तो वो हमारा बनेगा एल्काइल साइनाइड बनेगा, ठीक है। और जब भी नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो बनाएगा आप लोगों का आइसोसाइनाइड बनेगा। दूसरा हम बात करते हैं, जो दूसरा एग्जांपल है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का, वो है आपका नाइट्राइट। नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NO2 होता है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O बनेगा, जिस केस में सिंगल बॉन्ड O बनेगा तो ऑक्सीजन एक और बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड नहीं बनाया, इसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा। और आप लोगों को पता ही है जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर है इसके ऊपर, ठीक है। तो यानी कि लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर भी देने के काम आता है। जब कोई देगा तो भाई ऑब्वियसली बात है वो तो खुश होगा बंदा, ठीक है। तो बेसिकली जब ये लोन पेयर किसी को देगा तो उसके साथ खुश होगा, उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग बनाएगा, तो इस केस में भी दो जगह से जुड़ सकता है, एक ऑक्सीजन से जुड़ेगा, दूसरा नाइट्रोजन से जुड़ेगा। जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा यानी कि लिंकिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन फॉर्म एल्काइल नाइट्रेट्स, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो बनाएगा आप लोग का एल्काइल नाइट्रेट्स एंड लिंकिंग टुवर्ड्स नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्रोअल्केन, ठीक है। यानी कि जब भी आप लोगों का ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो बनेगा एल्काइल नाइट्रेट्स एंड नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो बनेगा नाइट्रोअल्केन्स बनेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नाइट्राइट्स भी एक किसका एग्जांपल है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एक हमारा बीच में छोटा सा टॉपिक था जो हम समझ गए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप लोग जान चुके हो। अब यहाँ पे टाइप्स की बात करते हैं तो जनरली ये दो टाइप्स का होता है, एक SN1 होता है, दूसरा SN2 होता है। देखो दोनों में से कोई ना कोई एक आता है, ये भी कंपलसरी है, तो इसे भी रट लो, ठीक है। अगेन मैं बताना चाहूंगा कि मैं धांसू सर नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर लेकिन गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग के अच्छे मार्क्स आए। और आप लोग कमेंट में आके बोल रहे हैं कि भैया आपने जो पढ़ाया था उससे मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो जो मैं बताते जा रहा हूं, जहां पे VVL लिखा गया है, मैं जो बता रहा हूं उससे आप लोगों को रटते ही जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आप लोगों का क्या, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर यानी कि SN1 होगा। और दूसरा आप लोगों का क्या, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर यानी कि SN2 होगा, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि SN1, तो SN1 में क्या लिखा हुआ है, देखो, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन द प्रोडक्ट इज फॉर्म इन 2 स्टेप, ठीक है। SN1 के केस में जो आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो 2 स्टेप में बनेगा, ठीक है। 2 स्टेप में आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होगा, तो इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो पहले स्टेप में आप लोगों का कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, ठीक है। तो केटाइन क्या जानते हो, तो केटाइन कैथोड क्या होता है, कैथोड जब नेगेटिव आता है, एनोड क्या होता है जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है, तो केटाइन उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि केटाइन जो होगा आप लोगों का एनोड का काम करेगा, ठीक है। यानी कि कार्बोकेटाइन यानी कि केटाइन मतलब पॉजिटिव, यानी कि जब कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो उसे हम कहेंगे कार्बोकेटाइन कहेंगे, ठीक है। यानी कि पहले केस में कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरे केस में रिएजेंट उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। इसको हम अच्छे से देखेंगे एग्जांपल को लेकर, एग्जांपल नहीं बेसिकली SN1 का मैकेनिज्म आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस केस में इन दिस केस इंटरमीडिएट इज फॉर्म, जब भी 2 स्टेप में रिएक्शन बनता है तो उस केस में इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं कि CH3 का होल थ्राइस CBr, यानी कि कार्बन के ऊपर जो 3 आप लोग का CH3 लिए हैं, यानी कि अल्काइल ग्रुप लिया है, यानी कि मिथाइल लिया है, ठीक है। जो कि आप लोग यहाँ पे दिख भी रहा होगा, C पे CH3 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 Br, ठीक है। इसको हम OH माइनस लेते हैं, तो OH माइनस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि पहले स्टेप में क्या होता है, तो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, यानी कि OH जो होगा वो ये Br जो है पहले केस में हट जाएगा। तो Br जब हटेगा तो Br क्या है, एक आप लोगों का हेलोजन है। हेलोजन अपने ऊपर क्या चार्ज लेके जाता है, नेगेटिव लेके जाता है। तो जब इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या बचेगा, डेल्टा पॉजिटिव, जो कि आप लोग का ये पॉजिटिव दिख रहा है। जब
उसके इसके ऊपर पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या हुआ आप लोगों का कार्बोकैटायन होगा। अब पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे केस में कार्बोकैटायन को हम OH- के साथ रिएक्ट करते हैं और OH- इसको मारता है, और मारने के बाद इसके साथ रिएक्शन करवाता है, मतलब बेसिकली इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। अटैक करने के बाद आप लोग का ये बना देगा, ठीक है, यानी कि C पे CH3 का होल प्लस OH बनाएगा, ठीक है, प्लस Br- होगा। तो यही आप लोगों का SN1 का पूरा कंप्लीट था यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें से इसमें पूछता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो टर्सरी ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, ठीक है। टर्सरी आप लोगों को दिख भी रही है, टर्सरी है क्योंकि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, या फिर ये आप लोग का 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग का टर्सरी है। तो इस केस में 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। अब हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन। तो SN2 में क्या होता है, तो इन दिस केस द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट विद द एल्काइल हैलाइड कॉजिंग हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक एंड आल्सो फॉर्म न्यू बॉन्ड बनाता है। तो इस केस में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल्स होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स आएगा, वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, हैलाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा और एक न्यू बॉन्ड OH बॉन्ड बनाएगा, और दोनों प्रोसेस जो है वो एक ही साथ होता है, यानी कि दीज टू प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप एंड द इंटरमीडिएट इज नॉट फॉर्म, ठीक है। एक ही स्टेप में आप लोगों का दोनों काम हो जाएगा, इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है। अब हम देखेंगे तो देखो C पे H। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई ये H तो है, लेकिन इसमें ये अलग सा डायग्राम क्यों बनाया गया है, ठीक। देखो ये जो है आप लोगों का क्या है, आप लोगों का यहाँ पे CH है, ठीक है, यानी कि ये तीनों पे अलग अलग है, यानी कि ये अलग अलग एक्सिस पे है, ठीक है, यानी कि सेम प्लेन पे नहीं है, अलग अलग प्लेन पे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। और पहली बात तो ये कि ये जो नोट्स है वो मेरे स्टूडेंट की है, ठीक है। तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, ये आप ले लेंगे, ठीक है, यानी कि CH3Cl ले लेंगे, उसको OH- के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो हमारे, ठीक है। तो आप लोगों का क्या होगा, बेसिकली ये क्या करेगा, ये OH- के साथ जाकर के रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट किया, रिएक्ट करने का OH यहाँ पे लगाया, Cl यहाँ पे लगाया, ठीक है। और ये आप लोगों ने ये तोड़ा नहीं गया, यानी कि एक ही स्टेप में दोनों काम हो गया है, ठीक है। और अगले केस में क्या होगा, अगले केस में इसके बाद ये टूट करके ये बना देगा OH और Cl- ऐसे ही रह जाएगा, मतलब इसे ब्रेक कर देगा, OH- के साथ अटैच होगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि यार पहले केस में ये सब तो इस साइड थे, अगले केस में जो प्रोडक्ट बना उस केस में क्या आप लोग का इस साइड चला गया, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है कि उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है जो इस साइड है, तो उसमें उसको जो है अलग साइड हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग का अम्ब्रेला होता है, ठीक है, अम्ब्रेला में क्या होता है कि जब ये हवा आता है ना, तो अंदर की साइड से करता है तो वो पीछे के साइड मुड़ जाता है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम देखेंगे तो इसका जो होता है, इस केस में आप लोग का प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्सरी होता है, यानी कि 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो बेसिकली जो आप लोग का SN2 है वो आप लोग का इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पे काम करता है। हम बात कर लेते हैं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो सबसे पहले इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है क्या, तो लिखा हुआ क्या है कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम अटैक इनवर्स इन मच द सेम वे एज एन अम्ब्रेला इज टर्न इनसाइड आउट व्हेन कॉट इन अ स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। तो उसके बाद कि वाइल द लिविंग ग्रुप इज पुश्ड अवे दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली क्या है, देखो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जब भी हवा चलती है तो अम्ब्रेला होता है, तो अम्ब्रेला में अगर हवा आती है तो क्या कर देता है कि अम्ब्रेला को पीछे की साइड मोड़ देता है, ठीक है, यानी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि आप लोगों का कि जब भी दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है किसके वजह से, तो बेसिकली किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। तो दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम अटैक इनवर्ट इन मच द सेम वे एज एन अम्ब्रेला इज टर्न इनसाइड आउट व्हेन कॉट इन अ स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। उसमें लिविंग ग्रुप क्या कर देगा, उसको धक्का मार के उस साइड कर देगा और खुद निकल जाएगा, जो कि आप लोगों को SN1 में दिख रहा है। SN1 में आप लोगों को दिख रहा है कि किस तरीके से जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों का एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का, और कह सकते हो कि SN2 इज बेस्ड ऑन दी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसा आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आशा है कि आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। तो अगर मजा आ रहा है तो आगे भी कंटिन्यू करते हैं, और अगर नहीं भी मजा आ रहा है तब भी आके एग्जाम के लिए आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं हम नोट पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों का क्या, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, तो लिखा हुआ है कि व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म देन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एंड व्हेन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन सच कंपाउंड कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है, तो मतलब यही है कि जो ऑर्डिनरी लाइट यानी कि जो नॉर्मल लाइट है वो जो है आप लोग का निकोल प्रिज्म से जब पास होता है तो वो बनता है आप लोग का प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, वो बनता है। और जब वो लाइट किसी सॉल्यूशन से पास होता है तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि बेसिकली वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है।
तो उसके बाद आगे क्या होगा, तो कंपाउंड जो है वो एक्टिव हो गया है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो क्या होगा, जब कंपाउंड इज रोटेटेड द प्लेन प्लस लाइट टुवर्ड्स द राइट तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और जब लेफ्ट में रोटेट करता है तो उसे हम लेवो रोटेटरी कहते हैं। बेसिकली कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट यही था कि देखो जब भी आप लोगों का ऑर्डिनरी लाइट जो है पास होता है निकोल प्रिज्म से तो प्लेन पोलराइज लाइट बनता है, और जब वो प्लेन पोलराइज लाइट पास होता है सॉल्यूशन से तो उस कंपाउंड को कहते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। अब ये सिर्फ आप लोगों का एक ही बात तो नहीं होगा, बार बार वो लाइट जो है वो ऑर्डिनरी लाइट आ रही है निकोल प्रिज्म से पास हो रही है और कंपाउंड में आ रही है, तो कंपाउंड में एक बार तो आया तो उसने उसे ऑप्टिकली एक्टिव कर दिया, लेकिन अगली बार से क्या होगा, तो अगली बार से अब कंपाउंड अपना काम करना शुरू कर देगा। तो कंपाउंड बोलेगा भाई मेरे पास तो लाइट आ गया, मेरे को एक्टिव कर दिया है तो अब मेरे को जरूरत नहीं है, तो अब कंपाउंड क्या करेगा कि उस लाइट को रोटेट करने का काम करेगा। तो अगर इफ द कंपाउंड इज रोटेटेड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड राइट, अगर वो कंपाउंड जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेगा तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म होता है, उस केस में उसे हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव साइन से। और अगर वही कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर लेफ्ट में रोटेट करेगा तो उसे हम कहेंगे लीवो रोटेटरी, जिसे हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, जो कि आप लोगों को नीचे लिखा हुआ है। और सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, इसी पॉजिटिव नेगेटिव आइसोमर को कहते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कि या आप लोगों का डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। अब हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, जिसे हम स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर एसिमेट्री तो जान ही रहे, एसिमेट्री मतलब जो सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। तो स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले लिखा क्या है कि इफ ऑल दिस सब्सटीट्यूएंट अटैच टू द कार्बन एटम आर डिफरेंट सच कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। अगर कार्बन के ऊपर जो भी आप लोगों का सब्सटीट्यूएंट अगर अटैच है वो अगर अलग अलग होगा, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन मतलब CH3 है, मिथाइल है, C2H इथाइल है और क्लोरीन है, तो अलग अलग है ना हर एक चीज, यानी कि इसको हम कहेंगे स्टीरियो सेंटर कहेंगे और एसिमेट्री मॉलिक्यूलर भी कहेंगे। तो ये स्टीरियो सेंटर तो रट लो क्योंकि आगे भी काम आएगा इसका। सबको समझ में आ रहा होगा। हम बात करते हैं कि कायरल एंड ए कायरल। तो कायरल क्या होता है, तो दी ऑब्जेक्ट विच इज द नॉन सुपर इम्पोज ऑफ देयर मिरर इमेजेस इज कॉल्ड कायरल। ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है। अब सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है बताते हैं आप लोगों को। तो सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग को एग्जांपल दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट हैंड। तो देखो ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये, देखो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है। सुपर इम्पोज का मतलब क्या, अगर रखें तो दोनों बेसिकली सेम जैसा लगे, यानी कि ऐसे बात किया जाए या फिर ऐसे बात किया जाए, दोनों सेम लगा ना एक के ऊपर एक। तो बेसिकली अगर हम ऐसे रखते हैं तो एक के ऊपर एक नहीं आ रहा है, तो ऐसी को ही हम कहते हैं कायरल कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कायरल क्या होता है, जिस केस में आप लोग का ऑब्जेक्ट नॉन सुपर इम्पोज होता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप लोग का हो गया लेफ्ट एंड राइट हैंड, ठीक है। अगला हम बात करेंगे कि द ऑब्जेक्ट विच इज सुपर इम्पोज ऑफ देयर मिरर इमेज इज कॉल्ड ए कायरल। जिस केस में सुपर इम्पोज होगा तो उसे हम कहेंगे ए कायरल कहेंगे। तो हम बात करेंगे इनहेंशियोमर्स क्या होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज अ नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनहेंशियोमर, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर कौन सा था, जिस केस में कार्बन के ऊपर सारे सब्सटीट्यूएंट अलग अलग अटैच होता है उसे कहते हैं स्टीरियो, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर क्या हमारा स्टीरियो आइसोमर जो कि नॉन सुपर इम्पोज होगा तो उसे हम कहते हैं इनहेंशियोमर, यानी कि द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज अ नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेजेस इज कॉल्ड इनहेंशियोमर्स। अब हम बात करेंगे इनहेंशियोमर की प्रॉपर्टी। तो देखो यार इनहेंशियोमर हैव ओनली डिफर टू देयर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो बहुत सारे इनहेंशियोमर्स होंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा होंगे, तो कैसे डिफर होंगे, ठीक है। तो इनहेंशियोमर डिफर होता है सिर्फ और सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अनुसार। तो अगर इफ वन इनहेंशियोमर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी देन अदर इनहेंशियोमर विल बी लीवो रोटेटरी। अगर दो इनहेंशियोमर है, अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लीवो रोटेटरी है, और आप लोगों को समझ में आ ही गया कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होगा, लीवो रोटेटरी क्या होगा। अब हम बात करेंगे कि रेसिमाइजेशन क्या होता है। तो अ मिक्सचर कंटेनिंग टू इनहेंशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव अ जीरो ऑप्टिकल रोटेशन इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि रेसिमिक मिक्सचर तो क्या होता है कि जिस केस में दो इनहेंशियोमर्स को इक्वल प्रोपोर्शंस में मिलाते हैं रखते हैं उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। अब देखो यार दो इनहेंशियोमर की बात किया हमने, यानी कि एक इनहेंशियोमर अगर आप लोगों का डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा कौन सा होगा, लीवो रोटेटरी होगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव से, और लीवो को नेगेटिव से। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, शहीद हो जाएगा, न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। तो जब शहीद होगा न्यूट्रल का चार्ज कैसा होगा, जीरो होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि अ मिक्सचर कंटेनिंग टू इनहेंशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव अ जीरो ऑप्टिकल रोटेशन इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर अब समझ में आ गया। अब देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनहेंशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन। तो बेसिकली रेसिमाइजेशन आपका क्या है कि इनहेंशियोमर्स को रेसिमिक मिक्सचर में जो कन्वर्ट करता है उसे हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। और रेसिमिक मिक्सचर आप लोगों को समझ में आ गया कि जिस केस में दो इनहेंशियोमर को हम इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाते हैं उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। और इसे डिनोट कैसे करेंगे हम, तो पॉजिटिव नेगेटिव से डिनोट करते हैं क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है और लीवो रोटेटरी भी होता है।
मजा आ रहा होगा ना, ठीक है। तो देखते रहो। फिर सेकंड क्या है आप लोगों का, क्या एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो देखो यार ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग देख लो। तो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, देन देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड एलिमिनेशन ऑफ अ हेलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन, द एल्केन इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट एंड इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। तो बेसिकली समझ में क्या है कि एक हेलो एल्केन लेंगे जिसमें बीटा हाइड्रोजन होगा, यानी कि जो पहले कार्बन के ऊपर कुछ अटैच होगा और दूसरे कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसे हम कहेंगे बीटा हाइड्रोजन। अब बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, इस वाले को हम बेसिकली इस हेलो एल्केन को हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, हीट करेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि जो प्राइमरी था आपका, प्राइमरी में से आप लोगों का हेलोजन निकलता है और सेकेंडरी यानी कि जो आपका बीटा है, यानी कि प्राइमरी को हम अल्फा भी कहते हैं, तो अल्फा में से आप लोगों का हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा में से आप लोगों का जो होगा वो हेलोजन। तो प्राइमरी जो आप लोगों का है, प्राइमरी यानी कि अल्फा होगा, उस केस में आप लोगों का क्या होगा, उसमें से आप लोगों का हेलोजन निकलेगा। और जो बीटा है यानी कि सेकेंडरी है, उस केस में आप लोगों का उसमें से बीटा में से आप लोगों का हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो इसके वजह से जो रिएक्शंस बनता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप लोगों का अल्कीन बनेगा। तो इस मेथड को कहते हैं हम बीटा एलिमिनेशन। अब एग्जांपल देखेंगे तो उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखो हमने यहाँ पे लिया है CH3CH2X लिया है, ठीक है, यानी कि C2H5X लिया है, जो कि हमारा एक क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है। हेलो एल्केन लिया। अब सबसे पहले क्या होगा कि अल्फा में से क्या निकलता है, हेलोजन निकलता है। तो अल्फा में से हेलोजन निकल रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे कंसेप्ट है कि ये देखो, अब अल्फा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो हेलोजन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हेलोजन कौन सा चार्ज लेके जाएगा, तो नेगेटिव लेके जाएगा। जब ये नेगेटिव तो इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो दिमाग में रखना है कि इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन और कार्बन में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन है। तो कार्बन क्या लेके जाएगा, नेगेटिव लेके जाएगा। इसके ऊपर क्या आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि जो आप लोगों का जिसमें से हाइड्रोजन निकला है उस कार्बन के ऊपर क्या आया आप लोगों का, उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव आया है। जिसमें हेलोजन निकला है प्राइमरी में से अल्फा में से, उसके ऊपर आया पॉजिटिव, ठीक है, जो कि आप लोगों को नीचे दिख भी रहा है। तो जब भी नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो आपस में बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो नीचे आप लोगों का क्या दिख रहा है कि यानी कि C2H4 + X - + H2O। तो बेसिकली C2H4 है क्या, आप लोगों का अल्कीन है जिसका नाम होता है इथीन होता है। तो इस केस में क्या बनता है आप लोगों का, अल्कीन बनता है। कैसे बनेगा, जब हेलो एल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ हम हीट करेंगे तो अल्फा में से हेलोजन निकलेगा, बीटा में से हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी वजह से अल्कीन बनाएगा, ठीक है। तो इस मेथड को कहते हैं हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अल्कीन एज अ मेन प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। अब देखो हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया है 2-ब्रोमोपेंटेन का लिया है, ठीक है। अब ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है कि देखो आप लोग का ये जो होगा क्या होगा, ये आप लोग का बीटा होगा, ठीक है। तो जब बीटा होगा तो बेसिकली इसमें से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, इसमें से भी निकल सकता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन तो इसमें से निकलेगा, जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है उसे हम बीटा कहते हैं। लेकिन जो आपका लोगों का अल्फा होगा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो जिस केस में आप लोगों का ये वाला होगा अल्फा, तो उस केस में से यहाँ से बी आ जाएगा, यानी कि हेलोजन जाएगा तो नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसमें से हाइड्रोजन जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा। तो आप लोगों का ये बन रहा है, ठीक है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। और अगले केस में जब आप लोगों का इस साइड वाला होगा तो बेसिकली जो ये वाला जो था आप लोगों का वो क्या था, इसमें से Br गया, इसमें से H गया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना। अब जब Br इसमें जाएगा, H इसमें जाएगा, तो बॉन्ड इसके बीच में बनेगा, जो कि आप लोगों का ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बीटा एलिमिनेशन होगा, और हर एक चीज़ आप लोगों को कवर भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। तो इस सबको आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करो था, समझो, हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि रिएक्शंस में हमारा क्या क्या था। तो हमारा क्या था, पहला न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्शन था, न्यूक्लियोफिलिक था, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और दूसरा था एलिमिनेशन, और तीसरा था हमारा रिएक्शन विद मैटर। तो हमने दो को हमने कवर कर चुके हैं। जो थर्ड है हमारा रिएक्शन विद मैटर, जो कि काफ़ी ईजी है, सिंपल ले लेंगे हम। हेलो मतलब ये क्या हमारा अल्काइल हैलाइड है, हेलो एल्केन, उसको मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो RMgX देगा, ठीक है। सिंपल सी वाली बात है कि X को भगाएगा, Mg बीच में लगेगा और सिंपल बन जाएगा, यानी कि RMgX बनेगा, जिसे हम ग्रेनाड रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि C2H5Br, यानी कि CH3 CH2Br को Mg के साथ ड्राई ईथर हमारा कैटलिस्ट है, तो C2H5MgBr बनेगा, जो कि हमारा क्या है, ग्रेनाड रिएजेंट है। नीचे लिखा भी गया कि व्हेन अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद मेटल देन द रिएजेंट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ग्रेनाड रिएजेंट। तो ग्रेनाड रिएजेंट के बारे में आप जान चुके हो। अब देखेंगे हम एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ग्रेनाड रिएजेंट हमारा क्या है, तो ग्रेनाड रिएजेंट हमारा है RMgX, यानी कि RMgX। तो पूछता है कि किसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा। तो जैसे कि यहाँ से हम बात करेंगे तो X जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने ऊपर डेल्टा नेगेटिव लेके जाएगा, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव बचेगा और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव बचेगा, ठीक है। या अगर हम यहाँ की बात किया जाए तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज़्यादा है, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो इसके वजह से इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव ही आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, तो नीचे लिखा हुआ है कि इन ग्रेनाड रिएजेंट द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड द मैग्नीशियम इज अ कोवैलेंट, ठीक है। जो आप लोगों का कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का
जो बॉन्ड है आर और Mg का, वो आप लोगों का क्या है, कोवेलेंट है, ठीक है। और एंड द बॉन्ड बिटवीन द एल्काइल एंड द मैग्नीशियम इज आयनिक, ठीक है। और जो आप लोगों का मैग्नीशियम और हेलोजन है, यानी कि आप लोगों का जो हेलोजन और मैग्नीशियम, इसके बीच का जो बॉन्ड होगा वो आप लोगों का आयनिक होगा, क्योंकि बिकॉज कार्बन इज अ मोर पोलर, सो दे पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम। क्योंकि कार्बन और ये मैग्नीशियम की अगर बात करेंगे तो कार्बन ज़्यादा पोलर है, तो जो ज़्यादा पोलर होता है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके जाता है और वो घिसता है। तो बेसिकली क्या है, कार्बन जो ज़्यादा पोलर है तो वो अपने ऊपर नेगेटिव लेके जाएगा, एंड दे पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम। यही कारण है कि आर और Mg के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आप लोगों का कोवेलेंट होता है, और Mg और X के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आप लोगों का आयनिक होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि रिएक्शन ऑफ गिरनार रिएजेंट विद वाटर, वाटर के साथ कैसे रिएजेंट गिरनार रिएजेंट रिएक्ट करता है। तो RMgX को हम H2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो RH प्लस MgOH दे रहा है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ पे। तो हम हर एक चीज़ समझ चुके हैं, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन, हर एक चीज़ रिएक्शन, तो हर एक चीज़ का तो सेम ही था, यानी कि प्रिपरेशन या फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज था वो अलग अलग था। तो अब बात करेंगे हम जो हमने इससे पहले बात किया था वो हमारा था क्या, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन था। अब बात करेंगे हम रिएक्शन ऑफ हेलो अरेन्स की बात करेंगे। तो इसमें भी जो आप लोगों का 4 होता है रिएक्शन। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तीसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और चौथा होता है रिएक्शन विद मेटल। पहला हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसा होता है। तो इससे पहले भी आप लोग समझ चुके हो कि भाई हेलो एल्केन कैसे रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल में, चूंकि हमने पूरा देखा था। लेकिन यहाँ पे जो है वो हेलोरीन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है आप लोग का हेलोरीन जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है, यानी कि मोर स्टेबल है। लेस रिएक्टिव क्यों होगा, देखो जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो कम रिएक्शन होता है, रिएक्ट करता है। देखो अगर तुम खुद की बात किया जाए, अगर भाई तुम स्टेबल हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो तुम कोई सा भी जॉब करने के लिए जाओगे क्या, छोटी मोटी नहीं करोगे, ठीक है। तुम सोचोगे भाई मेरे को अगर ढंग का मिलेगा तभी मैं करूँगा, ठीक है, क्योंकि तुम जो है वो मोर स्टेबल हो तो तुम रिएक्ट नहीं करोगे, वर्क नहीं करोगे। लेकिन अगर उसी के बिहान अगर हम एग्जाम्पल लेके, अगर भाई यू आर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली, देन व्हाट यू हैव टू डू, उस केस में तुम क्या करोगे। केस में बस तुम ये सोचोगे उस केस में कि मुझे बस कोई सा भी जॉब मिल जाए, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हें अपने फैमिली को हैंडल आउट करना होता है। यानी कि बेसिकली इस केस में तुम लेस स्टेबल हो, यानी कि मोर रिएक्टिव हो, क्योंकि तुम कोई सा भी काम करना चाहते हो। यू ओनली वांट अ जॉब, यू नीड अ जॉब, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो सेम केस यहाँ पे भी होता है कि जो कंपाउंड जो मोर स्टेबल होता है वो जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, और जो लेस स्टेबल होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। तो हेलोरीन जो है आप लोगों का क्या है, वो मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव होगा। अब लेस रिएक्टिव होगा, इसी की वजह से जो होता है वो रिएक्ट नहीं होता। अब लेस रिएक्टिव क्यों होगा ये समझिए। तो पहला आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने क्या लिया है, यहाँ पे लिया क्लोरोबेंजीन लिया है, जिसे हम कह सकते हैं हेलोअरीन है, क्योंकि जब भी हेलोजन डायरेक्ट अटैच होता है बेंजीन के ऊपर तो हमने इससे बात क्या किया था, एराइल हैलाइड, जिसे हम हेलोअरीन भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने हेलोअरीन लिया। अब देखो यार क्लोरीन के ऊपर भी क्या होता है, लोन पे होता है। लोन पे उसने वो दिया, गिव्स आउट दिया, इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट दिया, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब भी कोई लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, जब भी कोई लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो देखो यार यहाँ पे जो कार्बन है 1 2 3 4 बार बना चुके हैं, अगर एक डबल बॉन्ड आएगा तो 5 बना देगा। क्या कार्बन ये सह पाएगा, नहीं सह पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कार्बन क्या करेगा, कार्बन अपना ये जो डबल बॉन्ड है इसको इसके ऊपर लेके के आएगा, मेटा के ऊपर। तो मेटा के ऊपर क्या लेके जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव दौड़ता रहेगा। तो अगले केस में तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जो है ये इसके ऊपर जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो उसके पास 5 हो जाएगा, तो ये फ्री हो जाएगा, और ये चलते चल आप लोगों का यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और ये यानी कि बेसिकली यहाँ से लेके आप लोगों का ये हो गया, यानी कि लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये बना के यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया है। अब जब भी पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, देखो यार अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे तोड़ना थोड़ा सा ईजी होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो उस केस में क्या होता है, तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, उस केस में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। यानी कि बेसिकली ये इतना आसानी से टूटेगा नहीं, आसानी से टूटेगा नहीं, इसका मतलब ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। जब मोर रिएक्टिव है इसका मतलब जो है ये रिएक्ट नहीं करता है, यानी कि ये क्या है, मोर स्टेबल है। जब मोर स्टेबल यानी कि लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव तो ये रिएक्ट नहीं करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, ठीक है। एक ये एग्जांपल हो गया, मतलब एक ये पॉइंट हो गया क्यों नहीं करता। इसका दूसरा रीजन क्या होता है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहले रीजन लिखा भी गया कि सो ड्यू टू रेजोनेंस CCl बॉन्ड एक्वायर अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हेलोअरीन इज मोर स्टेबल देन हेलोअल्केन एंड दैट्स व्हाई द बॉन्ड क्लीवेज इज डिफिकल्ट, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से CCl बॉन्ड के पास जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसे तोड़ना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए वो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स हेलोअरीन्स, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब जो दूसरा हम रीजन बात करेंगे वो आप लोगों का क्या लिखा हुआ है, तो देखो यार
देखो सबसे पहले हेलो एल्केन की बात की थी हमने। हेलो एल्केन में अगर हमने बात किया था तो हर एक में sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, ठीक है। हेलो एरिन्स की बात किया जाए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। अब हो सकता है यार तुम लोग पूछोगे कि कहाँ से, तो कहाँ से तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के ऊपर बात किया जाए, ये हेलो एरिन है, तो इस कार्बन के ऊपर ये डबल बॉन्ड को एक गिनेंगे, 1 2 3, तो कितना बना है, 3 बना रहा है। जब भी 3 बनाता है इसका मतलब क्या है, वो आप लोगों का सेकेंडरी है, यानी कि उसके ऊपर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। और अगर हम हाइड्रोजन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन क्या होगा इसके पास, तो बेसिकली यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन का जगह किसने लिया, क्लोरीन ने लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या sp2 है, ठीक है। तो हेलो एरिन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp2 होती है, और हेलो अल्केन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3 होती है। अब तुम लोग बोलोगे कि उससे क्या 3 मान लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 3 जरूर मान लिए। पहले यहाँ पे पढ़ लो क्या क्या लिखा हुआ है कि इन हेलो अल्केन हेलोजन इज कनेक्टेड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, बट इन हेलो एरिन्स हेलोजन इज कनेक्टेड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। सो इन हेलो एरिन्स हायर द s कैरेक्टर हायर द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। जब भी s कैरेक्टर ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, सो हायर द पोलैरिटी, दैट्स व्हाई दे होल्ड टाइटली Cl बॉन्ड। तो समझ में आ गया कि देखो अब sp3 के पास क्या है कि s कैरेक्टर ज्यादा है, sp2 के पास क्या है, sp2 के पास जो उससे भी ज्यादा s कैरेक्टर है। तो ज्यादा s कैरेक्टर होगा तो क्या होगा, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। जब ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो उसे पकड़ने की क्षमता उसकी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों में से कुछ का सवाल ये भी होगा कि s कैरेक्टर ज्यादा कैसे, तो हम बात कर लेते हैं। देखो अगर हम बात करें कि sp3 का, ठीक है, तो इस केस में अगर s कितना है 1 है और टोटल कितना है 3 p है और 1 ये है, तो यानी कि टोटल कितना होगा 4 होगा, और इंटू 100 कर लो तो कितना आएगा आप लोगों का 25% आएगा s कैरेक्टर। लेकिन वही अगर हम sp2 की बात करेंगे तो sp2 का आप लोगों का क्या होगा, तो sp2 में s कितना है आप लोगों का 1 है, टोटल कितना है 3 है, इंटू 100 करोगे तो आप लोगों का कितना आएगा, आप लोग आएगा 33 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ आपका, तो इस केस में आप लोगों का s कैरेक्टर जो ज्यादा है, यानी कि sp2 में s कैरेक्टर ज्यादा है। अब जब हायर दी s कैरेक्टर हायर दी कोवेलेंट कैरेक्टर, हायर दी कोवेलेंट कैरेक्टर हायर दी पोलैरिटी, यानी कि उसको पकड़ने की क्षमता बढ़ गई है, ठीक है। यानी कि वो आसानी से छोड़ेगा नहीं, इस केस में एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा, यानी कि बेसिकली ये मोर स्टेबल हुआ, और जो मोर स्टेबल होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो बस अब हम लोगों का कंप्लीट ही होने वाला है, थोड़ा वक्त और है। तो अब अगला हम बात करेंगे कि भाई रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्साइल ग्रुप की रिप्लेसमेंट कैसे होती है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इन फिनॉल बाय हीटिंग एक्वस NaOH, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होता है 623 केल्विन होता है, और प्रेशर होता है 300 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे लिया क्या है कि क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर सी है, क्लोरोबेंजीन हमारा कैटलिस्ट क्या है NaOH, टेम्परेचर 623 केल्विन और प्रेशर 300 atm। यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग रट लीजिएगा। और बनेगा क्या, Cl को हटाएगा OH लग जाएगा, यानी कि बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है। तो बना क्या, बेंजीन के ऊपर जब OH लगता है तो उसे हम कहते हैं फिनॉल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है उसने रिप्लेस किया, इसलिए रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। ये मत समझना कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप का रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप ही रिप्लेस करेगा किसी और को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आया बेंजीन के ऊपर OH, जो कि आप लोगों का क्या है, एक आप लोगों का क्या है, फिनॉल है। अब देखो अगर हम चाहते हैं कि यार हम कम टेम्परेचर दें, ठीक है, हम ज़्यादा अपना टेम्परेचर यूज़ ना करें, तो उस केस हम क्या करते हैं कि उसके पैरा पे NO2 डाल देते हैं। अब NO2 क्या तीर मारेगा, तो देखो NO2 जो है आप लोगों का एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या है, तो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। अब आप लोग पैसे विड्रॉ करते हो कि नहीं करते हो, तो पैसे विड्रॉ मतलब पैसे निकालना, तो सेम होता है NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बेसिकली ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेता है, किससे लेगा, Cl से लेगा। अब जब उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मात्रा वहाँ पे घटेगी कि नहीं घटेगी, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है तो पोलैरिटी घटती है। पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, पकड़ने की क्षमता, ठीक है। पोलराइज मतलब अपना अपना चार्ज लेना, और पोलैरिटी मतलब पकड़ने की क्षमता। तो इस केस में क्या हो गया कि इससे इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसकी पोलैरिटी कम हो गया, यानी कि ये जो इसको पकड़ने की जो क्षमता थी वो कम हो गया, क्षमता कम हो गया। यानी कि जब कम टेम्परेचर देंगे तो उस केस में जो है वो आप लोग का Cl हट जाएगा और OH लग जाएगा। तो आप लोग समझ चुके हो कि अगर हमें कम टेम्परेचर देना है तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई सा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने NO2 लिया है। अगर हम 2 NO2 ले लें, ठीक है, अगर ऑर्थो पे भी लगा दें और पैरा पे भी लगा दें, तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर आप लोग का और कम लग जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का जो Cl और आसानी से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों ने इलेक्ट्रॉन से विड्रॉ किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, पोलैरिटी घट गया, तो आसानी से रिलीज हो जाएगा Cl बॉन्ड और बनेगा क्या, OH बॉन्ड। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड जो था आप लोगों का रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप था। पहला हमने देखा ही था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। अब तीसरे की बात करेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
तो इसको आप लोग सही से समझना, ठीक है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि ये समझ लोगे तो हर एक चैप्टर्स में वही होने वाला है। बेसिक यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन बाकी सारे चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो एवे ही है, फालतू है, सेफ, कोई खास नहीं है ये चीज़, बस एक बार देख लो। हेलोजेन्स अंडरगोज इनटू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन सचेज, जैसे कि आपका होता है इसमें हेलोजिनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, फ्रीडर-क्राफ्ट के रिएक्शंस होते हैं। तो हेलोजिनेशन क्या होता है, नाइट्रेशन क्या होता है, हम सब कुछ देखेंगे। तो बात करते हैं हम हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में आप लोग का देखो यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक। क्लोरोबेंजीन क्या मतलब बेसिकली RX, तो आप X कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन आपके बुक में लिया गया है, इसलिए मैंने भी वही दिखाया आप लोगों को, ताकि आप लोग भी वही लो और आपका मतलब जो भी देखो, क्योंकि चेक किसके पास होना है, बोर्ड के पेपर्स किसके पास जाएगा पता नहीं है, कोई सन की होगा, वो बंदा देखेगा कि भाई मतलब क्या बुक में, उसी के हिसाब से काट देगा, इसीलिए तो ये लेके चलो, ठीक है। ये नोट्स आप बना भी सकते हो, ठीक है, पॉज करके आप देख सकते हो। तो बेसिकली हमने क्लोरोबेंजीन लिया, उसको हमने Cl2 के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 कैटलिस्ट है, तो बनाएगा हमारा O और P, ठीक है। ऑर्थो पे और पैरा पे हमारा क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन कह सकते हो। इसका 1 2 3 4 हो गया, यानी कि 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन कह सकते हो, ठीक है। और पैरा वाला हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि पैरा वाला जो होता है वो मेन होता है, ठीक है, मेन प्रोडक्ट होगा, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बात करेंगे हम नाइट्रेशन, तो सेम है भाई, RX लेके चलेंगे, यानी कि क्लोरोबेंजीन, उसको हम यहाँ पे HNO3 आप लोगों का नाइट्रेशन है, आगे भी यही देखोगे HNO3, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 भी देते हैं, तो बनाएगा हमारा क्या, ऑर्थो पे और पैरा पे लगेगा क्या, यहाँ पे HNO3 होता है तो NO2 लगता है, ठीक है। NO2 हो गया, नाइट्रेट ग्रुप हो गया, NO2 ऑर्थो पे लगा, NO2 पैरा पे लगेगा। कौन सा स्टेबल होगा, पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। काफ़ी इजी है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों का। अगला बात करेंगे हम सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बेसिकली हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, कंसंट्रेट H2SO4 हीट किया तो क्लोरोबेंजीन लिया हमने, उसके ऊपर क्या होगा SO3H ऑर्थो पे और पैरा पे, स्टेबल कौन सा होगा, पैरा वाला होगा। अब बात करेंगे हम देखो फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग समझो। तो इसमें फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन में भी दो होता है, एक फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, दूसरा फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। पहले हम बात करेंगे फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन की। तो इसमें होता है क्या, तो बेसिकली जो हमने पहले लिया है कि भाई RX लिया, यानी कि क्या बेंजीन पे Cl लिया, उसको हम RX के यानी CH3Cl के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन के प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये कैटलिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, AlCl3। तो बनेगा क्या हमारा O और P पे, ऑर्थो पे पैरा पे लगेगा CH3 लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा होगा फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब बात करेंगे हम फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन में। तो एसाइलेशन में क्या होगा, बेसिकली क्लोरोबेंजीन उसको हम RCOCl लेते हैं, ठीक है, RCOX कह सकते हो, यानी कि CH3COCl लेंगे, कैटलिस्ट नेम होता है एनहाइड्रस AlCl3। तो ऑर्थो पे और पैरा पे लगना लगेगा क्या हमारा, तो COCH3 लगेगा, Cl को भगा देगा, ठीक है। तो COCH3 पैरा वाला मोर स्टेबल होगा। तो फाइनली हमारा खत्म होने वाला, ये लास्ट पेज कह सकते हो आप लोग। तो अगला क्या हमारा रिएक्शन विद मेटल, तो सेम केस है, उसमें पहला आता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो हम लेंगे RX लेंगे, यानी कि हेलो एल्केन वाला लेंगे, उसको Na के साथ प्रेजेंस ऑफ डाई था, तो RR प्लस NX देगा, क्या होगा कि RR बनेगा, X हटेगा और RR, और X को क्या होगा, सोडियम लेके चला जाएगा। सोडियम बोलेगा भाई वो अकेला कैसे रह सकता है, मैं भी अकेला नहीं रह सकता, वो भी अकेला नहीं रह सकती है, तो साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे। तो रहो खुशियाँ मना किसी देखिए, है ना। खैर सेकंड की बात करेंगे हम, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या था हमारा, यहाँ RX जो था हमारा R अल्काइल ग्रुप होगा, यानी कि CH3CO2 ऐसे हो सकता है। यहाँ के केस में जो RX होगा हमारा, R जो हमारा होगा बेंजीन नहीं होगा, यानी कि हेलो अरेंज वाला हो गया, उसको Na के साथ फिर RX होगा, ये आप लोगों का R जो अल्काइल ग्रुप होगा, कैटलिस्ट होगा ड्राई ईथर, तो RR प्लस NaX, ठीक है, यानी कि बेंजीन के ऊपर R लगेगा जो कि अल्काइल ग्रुप होगा, जैसे कि CH3, तो बेंजीन के ऊपर CH3 टॉलिन। तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा। लास्ट जो हमारा C वाला है वो हमारा फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। ये तीनों में से पूछा जाता है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। तो इस केस में पहले केस में हमने लिया था RX, दूसरे केस में हमने लिया था बेंजीन पे X, तीसरे केस में बेंजीन पे X ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 2 बार RX लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या सिंपल 1 बार, ठीक है। और फिर Na डाई ईथर, ये बना था हमारा डाईफिनाइल बनता है, ठीक है, जिसका नाम ये डाईफिनाइल लिखा हुआ प्लस NaX, ठीक है। तो यही था आप लोगों का इस चैप्टर्स में, आप लोगों को मजा आया होगा, ये बेसिक था। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पूरा हमारा केमिस्ट्री जो है हंसते खेलते बीत जाएगा और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और बस और क्या कहा जाए, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो तो बिल्कुल वीडियो को आप पॉज करके नोट्स बना सकते हो, काफ़ी अच्छा नोट्स बन जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ठीक है। फिर तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर। अगले वीडियो में मिलते हैं, मजे करो और इसको पढ़ो यार, पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हमने ट्राई किया है कि शॉर्ट से शॉर्ट में आप लोगों को हो सके, और अगर आप लोगों ने ये नोट्स अगर कर लिया है तो कर लोगे तो आप लोगों के जो बोर्ड में मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये कंफर्म है कि आप लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई बुक नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जो है आप लोगों को बस इतना पढ़ लो, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द CBSE, दिस इज ऑल्सो फॉर द JEE मेंस, ठीक है। JEE के पर्पज से भी है, क्योंकि जो आप लोगों का केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस वाला पार्ट है ना, जो आप लोगों का ऑर्गेनिक है, उस केस में जो रिएक्शंस है आप लोगों का NCERT में है, CBSE है, वही आप लोगों का उसमें भी आता है।
किसी से भी आप पूछ लो तो सबके सब वही बताते हैं कि भाई एनसीईआरटी आप करो, वही काफ़ी होता है। ठीक है, तो अभी ये करो, इससे आप लोगों का जेईई मेंस का हो जाएगा और आगे हम लोग जेईई एडवांस के लिए भी लाएंगे, परेशान मत रहो। ठीक है, अभी जितना करवा रहे हैं उतना करो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आशा है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को जरूर देखो, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है और एग्जामिनेशन के हिसाब से आप लोगों को पता ही कि बोर्ड होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है यार, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।